Good morning, everyone. Myself, Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor Chemistry, Government College कोटा। आज हम परमाणु संरचना के अंतर्गत SPD कक्षकों की आकृति व ऑबो सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। SPD कक्षकों की आकृति किस प्रकार की होती है, इसका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एस कक्षक के बारे में, उसकी आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं कि एस कक्षक की आकृति किस प्रकार से होती है और ये किस पर निर्भर करती है। उसी प्रकार से पी कक्षक व डी कक्षक की आकृति के बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एस कक्षक के बारे में जान लेते हैं कि इसकी आकृति किस प्रकार की होती है। एस कक्षक, तो इसके लिए एल या द्विगिनसी क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। इन कक्षकों की तरंग फलन केवल आर पर आधारित होती है तथा थीटा व फाई पर निर्भर नहीं करती। इसका परिणाम यह होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व सभी दिशाओं में समान रूप से परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप एस कक्षक गोलाकार एवं दिशाविहीन होता है। जैसा आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि एस कक्षक गोलाकार है और दिशाविहीन है। ये एक्स, वाई व जेड तीनों दिशाओं में गोलाकार दिखाई दे रहा है, अर्थात ये दिशा विहीन है। इसके साथ ही हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग भी है, अतः यह क्षेत्र एक आवेश युक्त आव्र की भांति व्यवहार करता है और इसी कारण कक्षकों को आवेश आव्र या इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए नाभिक से दूरी को स्मॉल आर व साई स्क्वायर के मध्य वक्र खींचा जाए तो वह निम्नलिखित चित्र जैसा प्राप्त होता है। अतः एस कक्षक की आकृति निम्न प्रकार से होगी। ये साई स्क्वायर और आर के मध्य एक वक्र खींचा गया है और इसी के साथ ये 1s कक्षक की आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 और l बराबर 0 हो तो या 2s कक्षक हो तो उसके लिए साई स्क्वायर व आर के मध्य का वक्र निम्न प्रकार प्राप्त होता है। जैसा यहाँ साई स्क्वायर और आर के मध्य जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये इस टाइप का आपको वक्र प्राप्त होता है। नाभिक से वह दूरी जिस पर साई स्क्वायर का मान 0 होता है, अर्थात जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता 0 होती है, वे नोडल तल कहलाते हैं। ये 2s कक्षक के लिए साई स्क्वायर व आर के मध्य वक्र खींचा गया है। इसी प्रकार 1s कक्षक व 2s कक्षक के मध्य में के स्थान में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। ये 1s कक्षक के लिए डायग्राम है और ये 2s कक्षक के लिए है। 1s व 2s कक्षकों की आकृतियाँ। ठीक इसी प्रकार से अब पी कक्षक के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, वह किस पर निर्भर करती है, वह इसके कक्षक दिशात्मक होते हैं व या दिशा विहीन होते हैं। पी कक्षकों के कोणीय तरंग फलन थीटा व फाई कोणों पर निर्भर करते हैं। ये दो कोणों पर निर्भर करते हैं। किस किस पर? तरंग फलन थीटा व फाई कोण पर। अतः ये कक्षक कैसे हुए? दिशात्मक होते हैं। ये संख्या में 3 होते हैं। पी कक्षक संख्या में कितने होते हैं? 3। इनमें केवल दिशात्मकता का अंतर होता है।
ये तरंग फलन नाभिक से धनीय दूरी पर धनात्मक तथा ऋणीय दूरी पर ऋणात्मक होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नाभिक से दोनों ओर समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। इसी प्रकार यदि हम एक अन्य एग्जाम्पल लें, जैसे n बराबर 2 रखें व l बराबर 1 हो, तो वो 2p कक्षा कहलाते हैं। इनके लिए यदि मुख्य अक्ष पर दूरी r के विरुद्ध प्रायुक्ता घनत्व साई स्क्वायर 2p को आलेखित किया जाए तो निम्न चित्र जैसा प्राप्त होता है। यह चित्र 2p कक्षक के लिए साई स्क्वायर व r के मध्य वक्र है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2p कक्षकों की आकृति डंबेल होती है, जिसकी दोनों पालियों के मध्य में नोडल तल होता है। ये एक p कक्षक की दोनों पालियाँ और उसके मध्य में ये नोडल तल है। ये px कक्षक है जो x अक्ष पर है, दूसरा py कक्षक है जो y अक्ष पर है। इसी प्रकार से तीसरा व अंतिम pz कक्षक है जो z अक्ष पर है। ये px, py, pz कक्षकों की आकृतियाँ होती हैं। इसी प्रकार से d कक्षक की आकृति के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। अक्षों के प्रति सिमेट्रिकल की दृष्टि से d कक्षकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात ये कुल 5 कक्षकों में से 3 कक्षकों की आकृतियाँ पालियाँ अक्षों के बीच xy, yz व xz तलों में होती हैं, जिन्हें dxy, dyz व dzx कक्षक कहते हैं, जिनकी आकृतियाँ भी मैं आपको ये बताता हूँ। ये dxy कक्षक की आकृति है जो x व y अक्ष के मध्य में है। इसी प्रकार से dxz कक्षक की आकृति है जो x व z के मध्य में है। इसी प्रकार से dyz कक्षक की आकृति है जो y व z अक्ष के मध्य में पालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये 3 dxy, dyz और dyz अक्षक की आकृतियों के बारे में अभी आपको बताया है। ठीक इसी प्रकार से शेष दोनों d कक्षकों की पालियाँ अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती हैं। इन्हें क्रमशः dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व dz स्क्वायर कक्षक कहते हैं। अतः प्रायिकता घनत्व के अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि d कक्षकों की आकृतियाँ डबल डंबेल होती हैं, जिसकी 4 पालियाँ होती हैं। केवल एक जो लास्ट dz स्क्वायर कक्षक में 2 पालियों के स्थान पर एक वलय बन जाती है। अतः हम 5 d कक्षकों की आकृतियों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये dxy कक्षक की है, ये dxz की है और ये dyz की है। जबकि ये जो आपको x स्क्वायर व y स्क्वायर की मध्य में जो पालियाँ x अक्ष की ओर और y अक्ष की ओर पालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आकृति है। और अंतिम जिसमें केवल 2 पालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और 2 पालियों के स्थान पर मध्य में एक वलय दिखाई दे रही है, वो dz स्क्वायर कक्षक की आकृति है। लास्ट कक्षक f कक्षक की पालियों की संख्या में और वृद्धि हो जाती है। इन कक्षकों की आकृति के कारण ही s, p व d व f कक्षकों के भेदन की क्षमता घटती जाती है, जिसे यहाँ पर ये दिखाया गया है। ऑब्बो सिद्धांत। ऑब्बो सिद्धांत क्या है? ऑब्बो सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि ऑब्बो सिद्धांत की आवश्यकता किसके लिए होती है। ऑब्बो सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इलेक्ट्रॉनों के वितरण का निर्धारण करने में होती है। अर्थात ऑब्बो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। ऑब्बो का मीन्स क्या होता है? निर्माण करना। और ये कहाँ से आया ये शब्द? ये जर्मन शब्द है। ऑब्बो सिद्धांत किसी परमाणु में उसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के वितरण का निर्धारण करता है। किस प्रकार से निर्धारण करता है? किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, उनकी
बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है। अर्थात सर्वप्रथम जो न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और यही क्रम लगातार चलता रहता है। अतः परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण में यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑब्बो सिद्धांत में कई मूल नियम सम्मिलित हैं, जिनमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है और यह हमें किसके बारे में जानकारी देता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यह बताता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी नहीं हो सकती। अर्थात किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉन परस्पर बिल्कुल समान नहीं हो सकते। सब कुछ समान होते होते भी, ये ध्यान देना, सब कुछ समान होते होते भी इनका चक्रण तो विपरीत ही हो जाएगा। पाउली क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम चीज़ें समान होने के बावजूद भी उसका चक्रण किस प्रकार से होगा? विपरीत ही होगा। और इसे सर्वप्रथम पाउली ने ही 1925 में बताया था और उन्हीं के नाम पर यह सिद्धांत जाना जाता है। अर्थात इसे पाउली अपवर्जन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह इस नियम के अनुसार एक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव विपरीत होता है, अर्थात वे समानांतर कभी नहीं होते। पाउली सिद्धांत के अनुप्रयोग, इसके क्या अनुप्रयोग हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं? इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। पहली है, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं भिन्न भिन्न करते हुए हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसकी सहायता से हम क्या क्या लिख सकते हैं? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर दूसरा क्या है? इसकी सहायता से यह भी बताया जा सकता है कि एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होगा वो कैसा होगा? विपरीत होगा। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरा जो नियम है ऑब्बो सिद्धांत के अंतर्गत आता है वह है हुंड का बहुलता नियम। यह नियम हमें किसके बारे में जानकारी देता है व इसका क्या महत्व है? इसका सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने में हुंड के नियम का अत्यंत महत्व है। इसका पूरा नाम हुंड का अधिकतम बहुलता नियम है, लेकिन संक्षेप में इसे केवल हुंड का नियम ही कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हुंड क्या कहता है? यदि समान ऊर्जा स्तर वाले रिक्त कक्षक उपलब्ध हों, उनकी ऊर्जा कैसी हो? समान हो, और सभी कक्षक कैसे हों? रिक्त हों, तो इलेक्ट्रॉन पहले रिक्त कक्षक में जाएगा। जब समान ऊर्जा वाले सारे कक्षक एक एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा भर जाएंगे तो उनमें विपरीत चक्रण वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा और उनका युग्मन होता जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? समान ऊर्जा वाले जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं उन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाला आएगा और उसके बाद ही युग्मन होगा। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम इस प्रकार से लिखें 1s2 2s2 2p2 x के अंदर 2py 0 और 2pz, तो ये सही नहीं है। अपितु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2px1 और 2py1 2pz0। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि p कक्षकों में आने वाला पहला इलेक्ट्रॉन तो px कक्षक में जाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन px कक्षक में जाने से पहले समान ऊर्जा वाले
रिक्त py कक्षक में जाएगा, अर्थात px कक्षक के साथ युग्मन नहीं कर सकता। हुंड का नियम जैसा कि अभी बताया था, हुंड का नियम यही कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक जब रिक्त होते हैं तो उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही युग्मन होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब अपन लिखते हैं तो px कक्षक और py कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सही है और यही हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम भी है। इसी प्रकार यदि हम नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखें और हम अगर इसको इस प्रकार से लिखें 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz0, तो ये सही नहीं है। सही क्या है 1s2 2s2, उसके बाद 3 px कक्षकों में सब में समान इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा, उसके बाद ही अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो युग्मन होगा, अदरवाइज सब में एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, उसके बाद ही युग्मन होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, यह सही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यही इलेक्ट्रॉन का वितरण भी है। इसी प्रकार से हम अन्य ऑक्सीजन या अन्य किसी का भी उदाहरण लेके इलेक्ट्रॉन का वितरण कर सकते हैं। और युग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण भी कैसा होता है, विपरीत होता है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सदैव कैसे होते हैं, समानांतर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे वैकेंट ऑर्बिटल हैं उन सब में एक ही डायरेक्शन में उनकी एरो का निशान होता है। इससे इनमें विनिमय ऊर्जा के मुक्त होने के कारण तंत्र स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब आते हैं हम N+L का नियम। N+L का नियम क्या है? ऑब्बो ने ही N+L का नियम सुझाया था। L+L के नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम उनकी ऊर्जा के अनुसार होता है। सर्वप्रथम जो सबसे निम्न ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उससे उच्चतर ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और ये नियम ऑब्बो ने दिया था। कक्षक की ऊर्जा का क्रम और किसी अधिक इसका निर्धारण करने के लिए ऑब्बो ने N+L का नियम सुझाया था। उनके अनुसार क्या है, जिस कक्षक के लिए जो भी कक्षक उसके लिए N+L का मान निम्न होगा वह कक्षक पहले भरा जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है, इलेक्ट्रॉन का वितरण करते समय कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय ये ध्यान रखना होगा कि N+L का नियम किसके लिए कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। यदि दो कक्षकों के लिए N+L का मान बराबर है तो पहले वह कक्षक भरा जाएगा जिसके लिए N का मान कम हो। यदि N+L का मान दो कक्षकों के लिए समान आ गया तो हमें क्या देखना है, N का मान कौन से कक्षक के लिए कम है। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे 4s व 3d कक्षकों के लिए N+L के मान क्या होंगे। 4s के लिए चूँकि 4 क्या है, N का मान है, मुख्य क्वांटम संख्या है, और s क्या है, उपकोष है, द्विगिंशी क्वांटम संख्या है। N बराबर 4 और s की जगह L के लिए s का मान 0 होगा, तो 4 + 0 बराबर 4। इसी प्रकार 3D कक्षक के लिए भी अगर N+L का मान निकालें तो 5 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4s कक्षक के लिए N+L का मान 4 है, जबकि 3D कक्षक के लिए N+L का मान 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में भरा जाएगा, उसके बाद 3D कक्षक में भरते हैं। इसी प्रकार यदि एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम देखें जहाँ पर N+L का मान समान है, जैसे 4p व 3D कक्षकों के लिए N+L के मान अगर हम निकालें तो 4D के लिए 4p के लिए N+L का मान 4
प्लस 1 बराबर 5 होगा, जबकि 3D के लिए n प्लस एल का मान 3 प्लस 2 बराबर 5 होगा। अर्थात अब हम देख रहे हैं कि दोनों कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान बराबर है, लेकिन हमें n प्लस एल के मान के साथ ही एक यह भी बताया गया था, अभी तुम्हें यह भी बताया था कि अगर n प्लस एल का मान बराबर है तो हम क्या देखेंगे, n का मान। n का मान जिसके लिए कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4p के लिए, तो 4p में n का मान 4 है, जबकि 3D में n का मान 3 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले 3D कक्षक में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4p कक्षक में भरा जाएगा। अर्थात 3D कक्षक पहले भरेगा और 4p कक्षक बाद में भरा जाएगा, क्योंकि n का मान 3D कक्षक के लिए कम है, जबकि 4p कक्षक के लिए n का मान 3D कक्षक से अधिक है। इसी प्रकार से हम परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा में परिवर्तन का भी अध्ययन करेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या को अथवा उदासीन परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगर कोई परमाणु है और उसके नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या को, या उदासीन परमाणु, यहाँ ये ध्यान देना है, परमाणु उदासीन है तब इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को, योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहा जाता है। तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है और वे उच्चतर ऊर्जा वाले कक्षकों में भरते जाते हैं। तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाएं किस प्रकार परिवर्तित होती हैं, इसे इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ पर ये E है और इस प्रकार से अगर हम n का मान रखते जाएं 1, n बराबर 2, 3, 4, 5, 6, तो इनकी ऊर्जाएं किस प्रकार से परिवर्तित होती हुई इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रही हैं। अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। फलतः परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से होता है कि उपकोष जहाँ तक संभव हो अर्धपूर्ण या पूर्ण भरा होता है। थैंक्स।